लेखन का दायरा काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है और महाराष्ट्र से वो आते हैं और अब तक करीब इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है उनका, मैकेनिकल इंजीनियर है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ पढ़ाई की इंजीनियरिंग, लेखन की इंजीनियरिंग भी उन्होंने खूब अच्छी की है और करीब करीब 31 किताबें उनकी सारी मराठी में ही हैं, अनुवाद और अनुदित हुई हैं कितनी, ये मैं उनसे बात करके जानूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उनका जो लेखन का दायरा है वो आत्मकथात्मक इस मायने में है कि चाहे वीर सावरकर हों या फिर शिवाजी हों या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, और इसी के साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कैसे हम बोलें, सार्वजनिक जीवन हो या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, इस पर भी उनकी किताब है। कैसे हम पब्लिक स्पीकिंग को और रिफाइंड करें, बेहतर करें। तो चलिए, एक अवसर है हमारे पास साहित्य की दुनिया में झांकने का, ख़ासतौर से मराठी साहित्य की दुनिया में। नामचीन लेखक मराठी भाषा के सचिन कानेटकर जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद जी। पहले मुझे ये बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेखन की दुनिया में आपका ये जो प्रवेश रहा, ये कैसे और क्यों, इसके पीछे प्रेरणा क्या थी? जी, सच बोलूँ तो पैदाइशी मैं आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरी माँ है, पिताजी है, माहौल है, तो वो सब ये देश प्रेम के प्रति समर्पित ऐसा माहौल, और उसी में मैं पैदा हुआ। अब ढंग से जीने के लिए व्यवहार का कुछ तो मिलना चाहिए, इसलिए इंजीनियर बना। तो इंजीनियर बनने के बाद भी मेरा वो माहौल का हमेशा है, तो स्टूडेंट के साथ में जुड़ा रहना चाहता था, तो पहले से टीचर बना। तो इंजीनियरिंग के बाद में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, फैक्ट्री ज्वाइन नहीं की। तो ये अंदर से है, तो वहाँ से आया शायद। आपके पिताजी या आपकी थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में? हाँ, पिताजी एक्चुअली मेरे टीचर थे, हाई स्कूल में हेड मास्टर बन के रिटायर्ड हो गए। और माताजी ने हिंदी भाषा वगैरह अच्छी तरह से पढ़ी थी, कोविद थी, और उसका एक्चुअली ग्रेजुएशन जो था वो नर्सिंग में था। और अपने गांव की वो पहली औरत है कि जो मैट्रिकुलेशन तक पढ़ी थी, और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन नर्सिंग में किया। तो मुझे ये ऊपर अर्ली 60 मेरा ही जन्म ही 66 का है, तो उससे पहले बहुत हो गया। तो अच्छा, मुझे वहाँ से मिल गया सब कुछ। हाँ। अभी मैं आपका बहुत दायरा विस्तृत है लेखन का, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इन समय वीर सावरकर को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी है और इस समय देश में इसको लेकर साहित्य जगत और बुद्धिजीवी क्षोभ भी जताते हैं कि महापुरुषों के, हमारे जो महापुरुष हैं, प्रतीक पुरुष हैं, उनको लेकर एक छीना झपटी हमें दिख रही है। आपने मांझे सावरकर जो किताब लिखी है, किस तरह से आपने सावरकर के व्यक्तित्व में झांकने की कोशिश की है? सावरकर का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वीर सावरकर तो एक प्रतिमा देश में स्वतंत्रता के प्रति समर्पित होने से, कि जहाँ वो अंडमान गए, 10 साल उन्होंने अंडमान का कैद खाना भुगत लिया वो। लेकिन उससे भी सावरकर का दायरा इतना है कि उनको अष्टपहलू नहीं बोलते जानकार लोग, उन्हें शतपहलू बोलते हैं। हाँ, कि भाषा के विषय में उन्होंने जो इतना विस्तृत संशोधन किया है, अन्य किसी ने नहीं किया। उन्होंने खंडकाव्यों की रचना की है जी, और उन्होंने जातीय एकता के लिए, समरसता के लिए जितना बड़ा काम रत्नागिरी में किया, तो उस वक्त ऐसी स्थिति होगी कि विट्ठल रामजी शिंदे नाम के एक बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने वो कार्य देखा सावरकर जी का, कि सब जाति के लोग इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो बोल रहे थे जो होना चाहिए ऐसा हम बोल रहे हैं, ये वो प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। अब तो उसके बाद इतना बहुआयामी व्यक्तिमत्व है कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते, तो अनाप शनाप बकने लगते। अल्पसंख्यकों को लेकर उनके नज़रिए की आलोचना की जाती है, या फिर ये भी आरोप लगता है, जो आरोप की बात की जाती है, हालांकि मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो एक अलग विषय है, कि उन्होंने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो अल्पसंख्यकों को लेकर, अभी उदय माहुरकर जी की भी एक किताब आई है इस पर, जो बड़ी चर्चा में है, आप इसको किस तरह देखते हैं? जी, पहले से सावरकर जी पर एक बात ध्यान में रखनी है आप,
कि वो विद्यार्थी दशा में ही शिवाजी महाराज की आरती रची थी उन्होंने। इतना पूज्य भाव शिवाजी महाराज के प्रति था। तो अल्पसंख्यकों के प्रति शिवाजी महाराज का जो रवैया है वही अपने आप उनके अंदर आना चाहिए था। और बाद में उनको जो प्रत्यक्ष रूप से गाइडेंस मिला है वो तिलक जी का मिला है, लोकमान्य तिलक जी का। तो उनकी सिफारिश से वो स्कॉलरशिप पाके लंदन में गए थे। लेकिन लंदन में जो उनका समुदाय था पूरा, उसके अंदर आप देशभक्त खान बोल के एक उनके सहयोगी आपको मिलेंगे। तो वो जो है ना वो बातें मुस्लिम समुदाय के थे, मुस्लिम समुदाय के हैं, सिख समुदाय के हैं, सभी समुदाय के लोग उनके वहाँ शागिर्द बने थे। और वास्तविकता उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ऐसा किताब लिखी उन्होंने, वो बड़ी क्रांतिकारक थी क्योंकि भगत सिंह जी ने भी उसका अनुवाद किया था बाद में हिंदी में। तो क्रांतिकारक इसलिए थी कि तब तक वो सिपाही म्यूटिनी ऐसा बोलते थे, यानी कि अपने मालिक के खिलाफ की गई विद्रोह या बगावत। सावरकर जी ने कहा ब्रिटिश हमारे मालिक नहीं है, तो इनके खिलाफ जो किया गया वो स्वतंत्रता संग्राम है। और वो उम्र है उनकी 23 से 26 साल के अंदर, जहाँ लंदन में पढ़ाई करके ये किताब लिखी। तो वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने इकट्ठा एक मुट्ठी होकर वो संग्राम लड़ा है, ऐसा सावरकर जी लिखते हैं। तो अल्पसंख्यक अगर हिंदुस्तान के प्रति प्रेम रख के आगे चलना चाहते हैं तो उनको मंजूर है। और बंटवारा चाहते तो उन्होंने साफ तौर से लिखा, याल तर तुमच्या सवे, न याल तर सोडून, विरोध कला तर मोडून हिंदुस्तान स्वतंत्र करू। यानी कि आ रहे हैं आप हमारे साथ तो आपके साथ, न आएंगे तो आपको छोड़ के, और हमारे रास्ते में आएंगे तो आपको ख़त्म करके हम हिंदुस्तान स्वतंत्र करेंगे। तो आ रहे साथ तो लेने के लिए सावरकर जी के हाथ हमेशा खुले हैं, उन्होंने कभी किसी को रोका नहीं। लेकिन आपकी देशभक्ति अलगाववाद के प्रति है तो आप पर हम प्यार नहीं जता सकते, ये शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये काफ़ी दिलचस्प बात है। एक सवाल जो मेरे मन में आता है कि हमारे जो मान बिंदु हैं, हमारे प्रतीक पुरुष हैं, नई पीढ़ी का नज़रिया क्या है? ख़ासतौर से मैं मराठी भाषी युवा पीढ़ी के बारे में जानना चाहूँगा। क्या वो सीनियर सिटीजन्स, वो वरिष्ठ पीढ़ी मराठी की वो संस्कार दे पाई कि मराठी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे जो युवा हैं वो अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, मान बिंदुओं, प्रतीक पुरुषों के प्रति अच्छे से जागृत है? जी, इसमें नई जनरेशन जो है ना वो एक ताकत है, उसको दिशा जो देते हैं उनका दोष प्रतीत होता है मुझे। अगर वो दूर है तो उनके यहाँ हमने पहुँचना चाहिए। मैं ये अधिकार वाणी से कह सकता हूँ कम से कम, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूँ और मैं 20 साल नई जनरेशन के साथ रहा हूँ, गए 30 साल कि जो मैं उनका रिश्ता हूँ। और मैं कॉलेज के बाहर भी बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ युवाओं के लिए, तो युवा बड़े खींचे चले जाते हैं, बड़े जोश में रहते हैं। और हमारे यहाँ भिड़े गुरुजी नाम के उनका युवाओं का संगठन तो इतना बड़ा है, वो खुद 85 साल के हैं, लेकिन एक 20 बरस का नौजवान भी उनको जब गाड़ी पर लेके जाता है तो अपना डीपी लगाता है कि वो मेरे गाड़ी पर बैठे, ऐसा बता के। तो आकर्षण तो उनमें है, लेकिन उनको बताने वाले अगर कम पड़ गए ना तो आपको भ्रष्ट रास्ते पर दिखाई देंगे। तो हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उनके प्रति। वो तो क्या कच्ची माटी का गोला है जिसको आकार हमने देना है। तो हम कम पड़ गए, हमारी राजनीति कम पड़ गई, ये बिल्कुल मान्य करना पड़ेगा अगर वो रास्ते से भटक गए। राजनीति से तो बहुत अधिक अपेक्षा इसमें नहीं रखनी चाहिए हमें, समाज का दायित्व अधिक है। समाज का ही दायित्व अच्छे राजनेता चुनना होता है। तो समाज का ही दायित्व है और उसका ही नतीजा है कि हम जातिवाद के पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ और किस आमिषों के पीछे पड़ जाते हैं। तो हम जिसको नेता मानते वो शायद ठीक नहीं रहता। लेकिन आजकल दिन बदल गए, आप देखेंगे कि जो सपना हमारे अच्छे लोगों ने, देशभक्तों ने देखा है, वो दिन आ रहे हैं। आपने जो बोलने की कला पर किताब लिखी है, क्या आपने अनुभव किया? क्या हमारी नई पीढ़ी को लेकर ये भी कहा जाता है कि वो अब शब्दों को लेकर बहुत उतनी ज़्यादा उदार नहीं है जितनी पीढ़ी आपकी और हमारी पीढ़ी रही है? क्या बोलने की कला इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ कम हो रही हैं, मिलना जुलना कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे हमारी निर्भरता बहुत बढ़ गई है? आप जो बोल रहे हैं वो सभी वजह सही है,
लेकिन अच्छे बोलने वाले सामने आएंगे तो पढ़ने वाले सामने आएंगे, और बताना भी उनको उसी तरीके से होना चाहिए। बोलने की कला इतनी पुरातन मुझे मामला मिल गया उसका। मैं जब वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ रहा था, सच्ची किताब, कहीं सुनी बात नहीं बता रहा हूँ, तो उसमें हनुमान जी की और राम जी की पहली मुलाकात जो हुई है, उसमें हनुमान जी ने जो वार्तालाप किया है ऋषमुख पर्वत पर, सुग्रीव ने भेजा था उनको कि आप भेष बदल के जाइए और वार्तालाप कीजिए। हाँ हाँ, तो वो जो वार्तालाप उनका हुआ है, उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण के पास हनुमान जी की बोलने की स्तुति की है सिर्फ, और उस पर पूरा सर्ग है लिखा हुआ। हाँ, कि उनकी भोए देखिए, उनका एक भी एक्शन गलत नहीं है, वो बोलने की कला, उनका शब्द है, बोलने की कला अच्छी तरह से जानते हैं, वो व्याकरण में एक भी गलती नहीं की, वो वेदज्ञ लग रहे हैं। तो ये सब बातें बता के लिखा कि ऐसे आदमी पर लक्ष्मण जरूर भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई हाथ में तलवार लेके भी आए शत्रुघ्न के, तो ये बोलने से उसको अपना मित्र करेंगे। ये राम जी का अभिप्राय है हनुमान जी के प्रति। हाँ, तो आप बता रहे कि कोई अपशब्द के प्रति उतारता, तो अगर बोलने की कला है तो तलवार लेके आने वाला शत्रु भी हम हजम कर सकते हैं। तो बोलने की कला हो तो अपशब्द तो बहुत आसान बात है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। तो आप कह सकते हैं कि हनुमान जी पहले कम्युनिकेशन के, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, सनातन परंपरा का बहुत गहरा इतिहास है, लेकिन हनुमान जी की कम्युनिकेशन स्किल से भगवान राम या अवतारी पुरुष जो राम थे वो बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि देखो, इस व्यक्ति की पूरी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, किस तरह से ये बात करते हैं, इनकी भौहें कैसे घूमती हैं, इनका शब्द इनकी अभिव्यक्ति के साथ कैसे संचालित होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर ट्रस्ट हमेशा किया जा सकता है। बड़ी दिलचस्प बात आपने की। मुझे ये बताइए कि पढ़ने का क्या भविष्य आप देखते हैं, क्योंकि अब किताब पढ़नी है तो किंडल जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैं। हालांकि जब अखबार पर संकट आया, रेडियो आया या टेलीविज़न आया, तो लोगों ने कहा प्रिंट संकट में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब डिजिटल मीडियम है, लोग कहते हैं टेलीविज़न के लिए चैलेंज है, लेकिन पढ़ाई काफ़ी कम हुई है। किताबें अब डिजिटल हुई हैं, आ भी रही हैं, लेकिन जो सुख किताब को हाथ में लेके पढ़ने का है, वो सुख हमने भुगत लिया है, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन आजकल के नौजवान की स्थिति ऐसी कि यार तूने चखी ही नहीं, तो तूने देखा ही नहीं है पढ़ के। लेकिन हमारा अनुभव ये है शिक्षक बन के, अभी 2 साल तो ऑनलाइन हुआ, पूरा वो फ़ोन पर पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, किताबें नहीं पढ़ी। और हमारे कॉलेज में क्या किया कि यकायक एग्ज़ाम सिर्फ हाथ से लिख के रखी, तो पूरे राज्य के स्टूडेंट चिल्लाने लगे कि नहीं, हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए, क्योंकि वहाँ वो कापी गपशप करके वगैरह लिख सकते थे इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली प्रेजेंट करना है तो उनमें डेयरिंग नहीं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका तो ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, सब माध्यम तो आपके फ़ोन में है, अब लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, किताब देखने की ज़रूरत नहीं, तो पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए, आप चिल्ला क्यों रहे। सर, जिस ढंग की पढ़ाई उस ढंग का ये हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। वो क्लास में हम पढ़ते हैं तो हम लिखने के लिए तैयार हैं। अब 2 साल के अनुभव के बाद पढ़ने वाले ही ऐसा बोल रहे हैं कि हम क्लास में पढ़ते हैं तो लिखने के लिए तैयार है। तो वो जो तरीका है ना सामने प्रत्यक्ष रूप से, वो प्रत्यक्ष रूप की मज़ा तो प्रत्यक्ष रूप में आएगी, वो आभास में नहीं। आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ। 31 किताबें, लंबा चौड़ा काम, जिसमें हर तरह की शैली की पुस्तकें हमने देखी हैं। मुझे ये भी मालूम, पर कविता में भी आपने किताबें आपकी हैं। कोई ऐसी इच्छा, जैसे वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, तो किसी बड़े खंड काव्य पर काम करने की इच्छा, या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका, कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट? जय जी, मैं खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि पहले मेरे पास सपने बहुत थे कि मैं बड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे मेरा आपा समझ में आ गया है। इच्छा इतनी है कि जितना भी लिखूँ उसका असर ज़्यादा पड़े, और जो जिस उद्देश्य से लिख रहा हूँ कि देव देश और धर्म का भला हो, तो मेरी किताब उस काम में आए, इतनी बिल्कुल इच्छा है। इससे मुझे प्रसिद्धि मिले या पैसा मिले या कीर्ति मिले, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। प्रेरणा मिली तो मेरा काम हो गया, मेरा सपना साकार हो गया बस। और मैं लिखते वक्त मेरे जो मनोगत वगैरह लिखते हैं ना हम प्रीफेस पहले, उसमें भी लिखा है बहुत बार कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सबसे बढ़िया लिख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आने वाले
अच्छे लेखक के लिए मैं स्केलेटन तैयार करके रख रहा हूँ किसी व्यक्ति रेखा का, तो उसमें वो जान डाल सकता है, तो मैं उसकी अपेक्षा कर रहा हूँ। तो मेरी मर्यादा तक मैंने काम किया है और अभी करता रहूँगा, लेकिन अपेक्षा तो यही कि वो परिणामकारी ज़्यादा हो। और बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। ये थे सचिन कानेटकर साहब, और आप उनकी विनम्रता को देख सकते हैं। मैंने कम सुना है लेखकों को ये कहते हुए कि मैं अपनी सीमा को पहचान गया हूँ। ये बात वो कह रहा है जो लेखक 31 पुस्तकें लिख चुका है, और उसके बाद उनका विनम्र भाष्य ये कहता है कि मैं अपनी सीमा जानता हूँ, इसलिए अब मैं सिर्फ ऐसा लिखना चाहता हूँ जो पढ़ा जाए, जो समाज तक पहुँचा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं वो लिखना चाहता हूँ जो आने वाले लेखकों के लिए एक स्केलेटन का काम करे, एक ढांचे का काम करे, जिसमें वो आत्मा भर सके। कितनी सुंदर बात है। यानी वो अब अपने को एक रेफरेंस राइटर के तौर पर भी वो समाज को समर्पित करते हैं। सर मैंने नहीं कम देखे हैं सर, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा इसको कि मैंने ऐसे लेखक कम देखे। बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि सावरकर साहब ये बात कहते रहे, और उनके साथी खुद अल्पसंख्यक वर्ग से रहे। उनको इतिहास में गलत तरीके से आगे जाकर देखने की कोशिश हुई, ऐसा उनकी बात से प्रतीत होता है। उनका साफ तौर पर कहना था जो भारत के साथ है, जो भारत के विकास के साथ है, जो भारत की समृद्धि के साथ है, वहाँ कोई जाति भेद नहीं है, और जो भारत के साथ नहीं है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, वो हमारे लिए भी एक चुनौती है, और हम उससे निपट कर भारत को समृद्धशाली होने की तरफ ले जाएंगे। चाहे झांसी की रानी हो, शिवाजी हो, चाहे बोलने की कला हो। बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं एक शिक्षक के तौर पर, क्योंकि वो पढ़ाते रहे और ये प्रोफेशन उन्होंने एक लेखक के नाते ही चुना। वो कहते हैं जिस तरह विद्यार्थियों ने कहा कि ऑनलाइन आपने पढ़ाया है, जैसा गाना वैसा बजाना, हमारा परफॉर्मेंस भी ऑनलाइन जैसा होगा। क्लास की जो पढ़ाई है वो एक क्लास पढ़ाई होती है, वो मास नहीं हो सकती, वो क्लास ही पढ़ाई है। तो क्लास की पढ़ाई का नतीजा क्लास ही होगा, और ऑनलाइन की पढ़ाई का नतीजा ऑनलाइन ही होगा। तो हम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। छोटी सी इस खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।